वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 के बारे में। लेकिन एक बात याद रखना फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ हम 2011 की जनगणना के बारे में ही नहीं बात करेंगे, बल्कि जो हमारी 2021 में डिजिटल जनगणना होनी थी, पर वो क्यों नहीं हुई, कोरोना की वजह से नहीं हुई, पर उससे भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स कि उसका शुभांकर कौन था, जनगणना आयुक्त कौन था। इन सब पर क्वेश्चन 2021 वाले में भी बनते हैं कि विषय कितने थे, उन सब में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर न लगाते हुए। आप अंत तक फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद और फ्रेंड्स आपको जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या कहना चाहता है। विश्व की जनगणना की शुरुआत 1749 ईस्वी में स्वीडन ने की थी। कहने का मतलब है जो हमारी विश्व की जनगणना हुई थी उसकी शुरुआत किसने की, तो स्वीडन ने की थी। कब से की है, तो 1749 ईस्वी से शुरू की थी, ठीक है। वहीं बात करें विश्व में 10 की जनगणना, एक होती है फ्रेंड्स जनगणना, एक होती है 10 की। कहने का मतलब है 10 वर्षों वाली जनगणना। उसकी शुरुआत जो है 1790 ईस्वी में यूएसए ने की थी, ठीक है। अब अगर बात करें भारत की, तो देखिए भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा करवाई जाती है, या उनके शासनकाल में हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। फिर देखिए भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 ईस्वी में रिपन के द्वारा करवाई गई। किसके द्वारा फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई, जो अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत होती है, ठीक है। फिर देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर लिए कि मतलब जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई, स्वीडन से हुई। 10 की जनगणना की शुरुआत किसने की, तो अमेरिका ने करवाई, यूएसए ने करवाई, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई। 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखे। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्या कहना चाहता है आपसे, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए यहीं पर पूछ लेता है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जो जनसंख्या का अध्ययन है वो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, डेमोग्राफी कहलाता है। वर्ष 2011 में जनगणना भारत की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कहने का मतलब है जो आपकी वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी वो भारत की तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की केवल 7वीं जनगणना थी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब देखिए अगर आगे बात करें जनगणना का उच्चतम अधिकारी कौन होता है, तो जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन होता है, जनगणना आयुक्त होता है। अब देखिए बात करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के विषय में, उसके बारे में, ठीक है। मैंने बताया था शुभंकर वगैरह पूछता है, ठीक है। तो देखिए अगर शुभंकर पूछता है वर्ष 2011 की जनगणना के शुभंकर कौन थे, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स प्रगणक शिक्षिका थे, ठीक है। फिर देखिए आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त कौन है, तो सी चंद्रमौली थे, ठीक है, सी चंद्रमौली। कुल कितने प्रश्न पूछने थे फ्रेंड्स, तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 29 प्रश्न कैसे थे, तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स जो 29 प्रश्न थे वो ऐसे पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो ये जो प्रश्न है ना, ऐसे हर मतलब फैमिली से 29 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स एसएससी जीडी ने पूछा था, लेकिन वो 2011 में ना पूछकर 2021 के बारे में पूछा था। तो फ्रेंड्स 2021 के बारे में हम नीचे अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे वर्ष 2021 की जनगणना, ठीक है। तो आपको ये बात तो पता होगी कि 21 की जनगणना जो थी ना फ्रेंड्स वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। किसकी वजह से नहीं हो पाई थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। तो वो हालांकि वो जो होनी थी ना फ्रेंड्स वो डिजिटल होनी थी। तो देखिए यहाँ पर बताया भी है मैंने, वर्ष 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होनी थी, ठीक है। कैसी होनी थी, डिजिटल जनगणना होनी थी। कहने का मतलब पेन कॉपी लेके दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या रखा गया था फ्रेंड्स, तो जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका जो आदर्श वाक्य था वो रखा गया था। जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ध्यान रखना विवेक जोशी थे। कौन, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो विवेक जोशी थे। कुल प्रश्न कितने, तो फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न एसएससी जीडी ने रिपीट किया, ठीक है, कि मतलब 2021 में जो जनगणना होने वाली थी उसमें कुल कितने प्रश्नों का प्रस्ताव रखा गया था, तो 31 रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए
अब देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़ के अंतर्गत आंकी गई थी, जो अपने आप की कितनी परसेंट थी, तो 100% थी। ये बात आपको याद रखनी है। कितनी परसेंट थी फ्रेंड्स, 100% थी। अब देखिए उस 100% में एक बात गौर कीजिएगा, अगर विश्व की जनसंख्या पूछता है कि विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत भारत कितना है, तो आपको याद रखना 17.5% है। कितना है फ्रेंड्स, 17.5% है। वहीं बात करें जनसंख्या में पुरुषों की संख्या, किसकी फ्रेंड्स, पुरुषों की संख्या नहीं, प्रतिशत, तो ध्यान रखना 51.47% थे। कितने थे, 51.47% थे। वहीं अगर बात करें महिलाओं का प्रतिशत कितना था, तो ध्यान रखना 48.53% जो था ना, महिलाओं का प्रतिशत था। फिर देखिए देखिए अगर बात करें 10 की वृद्धि कितनी थी रही, 2001 से लेके 2011 के मध्य जो 10 की वृद्धि हुई थी ना, वो 17.70% वृद्धि आंकी गई थी। ठीक है, अगर वहीं वार्षिक वृद्धि दर के बारे में बताएं तो लगभग 1.64% आपका बैठने वाला है। ठीक है, फिर देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन था, फ्रेंड्स मेघालय। बहुत मेहनत करी इन्होंने। ठीक है, 27.9% इन्होंने 10 की वृद्धि तैयार कर दी थी। किसने, मेघालय ने। तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन था, मेघालय था। कितना परसेंट है फ्रेंड्स इसका, तो 27.9% रहा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश। वहां हमने देखा प्रदेश, यहां पर बात करेंगे फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश। तो जो केंद्र शासित प्रदेश था वो दादर नागर हवेली था, जो 55.55% वृद्धि करता है। ठीक है, फिर देखिए अगर न्यूनतम पूछता है, क्या पूछता है फ्रेंड्स, न्यूनतम अगर पूछता है, तो न्यूनतम वृद्धि वाला देश आपको मतलब राज्य जो है वो या प्रदेश ध्यान रखना है आपको, वो भी कौन सा, तो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लक्षद्वीप। कौन सा था फ्रेंड्स, लक्षद्वीप, मात्र 6.3%। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिएगा, एक बात समझ लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर पूछता है क्वेश्चन 1911 से 1921, कहने का मतलब है 21 में हुई होगी, तो 21 में होनी चाहिए कि मध्य ऋणात्मक 10 की वृद्धि, ये ऋणात्मक है फ्रेंड्स, 10 की वृद्धि जो रही वो माइनस में पहुंच गई। कितनी रही फ्रेंड्स, -0.31% रही। कितनी रही, माइनस में पहुंच गई, 0.31% पहुंच गई। ठीक है, अब देखिए जनगणना में महान विभाजक वर्ष, महानता की संज्ञा दी गई किसे फ्रेंड्स, 1921 को। ठीक है, 1921 को किसकी दी गई, महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वृद्धि परसेंट रहा वो बढ़ने की बजाय कम हो गया, इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष बोला गया था। ठीक है, फिर देखिए शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा, तो 31.2% तथा 68.8%। शहरी का कितना रहा, 31.2% रहा, और जो विलेजर है फ्रेंड्स उनका कितना रहा, 68.8% रहा। तो यहां पर आपने रूरल और अर्बन के बारे में समझा। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर गौर कीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो रहा फ्रेंड्स वो सिक्किम रहा। ठीक है, फिर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली रहा फ्रेंड्स, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो रहा वो आपका लक्षद्वीप रहा। तो ये वाले पॉइंट भी आपको समझने फ्रेंड्स, ये जो यहां पर पॉइंट कराए गए हैं बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स वहीं आगे अगर बात करें तो देखिए अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना रहा, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। कितना रहा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसे ऐसे भी लिख सकते हो 382 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलिए बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व तो कितना रहा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो बिहार है। कितना है फ्रेंड्स, 1106। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अब एक बात समझ लीजिएगा, यहीं पर अगर बात करें दूसरा कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल रहेगा फ्रेंड्स, जिसकी 1028 है। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी मात्र फ्रेंड्स 17 है। ठीक है, उसके बाद बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली फ्रेंड्स, बहुत पूछता है एग्जाम में, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली रहा। ठीक है, वहीं बात करें अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, मात्र 46।
ठीक है। अब देखिए लिंगानुपात के बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो उसके पहले एक बात समझ लीजिए, लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात का मतलब ये हो गया कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, किसके 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको एक बात समझनी है कि जो लिंगानुपात रहा था ना वो इतना था, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। फ्रेंड्स ये 100 नहीं बल्कि 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। लिंगानुपात कितना रहा था, 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष का लिंगानुपात रहा था 2011 के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है जो बाकी बचे, ठीक है, जो बाकी बचे 57 वो फ्रेंड्स रड़ुए गुजरने वाले हैं, ठीक है, उनकी शादी नहीं होगी। होगी क्या मतलब, ऐसा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर आगे बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा, तो केरल रहा। देखिए लिंगानुपात जो सबसे ज्यादा था वो फ्रेंड्स केरल का था। कहने का मतलब है 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष। कहने का मतलब अभी एक बात तो समझ लो कि 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं वहां पर, लेकिन कितनी, तो 84 महिलाएं ज्यादा हैं केरल में। अब एक बात समझ लो, और यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा कि दूसरा कौन सा है तो दूसरा तमिलनाडु है। 1000 में मात्र फ्रेंड्स 4 कम है। कितनी कम है 1000 में, 4 कम है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दूसरा कौन सा है, तमिलनाडु है। 996 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ठीक है। चलिए अब देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, ठीक है, वो सर्वाधिक वाला था कौन सा था, केरल था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है, तो हरियाणा। हरियाणा में भाई साहब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। वहां पर क्या प्रॉब्लम्स है, 879 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, ठीक है। वहां पर मैरिज की प्रॉब्लम्स ज्यादा है। फिर देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित कौन सा है, पांडिचेरी या पुदुचेरी, ठीक है। तो ये यहां पर कितना है फ्रेंड्स, देखिए 1037 महिलाओं पे 1000 पुरुष, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो फ्रेंड्स यहां पर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दमन एवं दीव। कहने का मतलब है 618 महिलाओं पर 1000 आपके पुरुष बैठेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, साक्षरता के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। साक्षरता जो था वो 74.04% था। लेकिन एक बात और याद रखनी है फ्रेंड्स, एक बात और याद रखनी है कि साक्षरता के अंदर ये ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि जो 74.04% है उसमें 7 वर्ष से अधिक आयु वाले होंगे। वो भी कौन, जो केवल स्टडी करते हैं। बात समझ रहे हो, जो केवल स्टडी करते हैं वही तो लिए जाएंगे। मतलब मैंने आपको एक बात बताई कि साक्षरता 74.04% थी, वो भी किनकी काउंट की गई, जो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले थे। वो भी कौन से, जो केवल और केवल स्टडी करते हैं, ठलुआ घूमने वालों को नहीं था, ठीक है। फिर देखिए इसमें पुरुष का कितना रहा था, तो पुरुष का 82.14% रहा था, ठीक है। महिला का कितना रहा था फ्रेंड्स, तो 65.46% जो था वो महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत था, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए यहां पर देखिए बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन था, केरल था फ्रेंड्स। केरल कितना, 93.91%। बहुत ही अच्छा परसेंटेज है फ्रेंड्स केरल का, किसका, जो एजुकेशनल पीपल हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर दूसरा पूछता है तो मिजोरम, ये भी कम नहीं है, 91.3% मिजोरम का साक्षरता है, ठीक है। तो सर्वाधिक आपने देखा केरल का है और न्यूनतम किसका है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है आपका बिहार है। 61.8% जो है वहां की साक्षरता है। लेकिन हल्के में मत लियो, बिहार को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, बिहार वाले हटी हैं फ्रेंड्स। क्या है, बिहार वाले बहुत हटी हैं, या तो बहुत बड़ा लेवल लेके जाएंगे। कहने का मतलब है आपने देखा होगा आईएएस और पीसीएस, आईएएस और पीसीएस में बिहार का अपना बहुत बड़ा जलवा रहता है, ठीक है, कब्जा रहता है। या तो पढ़ो, या तो पढ़ो, या तो बिल्कुल मत पढ़ो, उनका मानना है। तो फ्रेंड्स जो पढ़ते हैं वो बहुत हाई लेवल की जॉब में जाते हैं बिहार वाले, लेकिन वहां का जो मतलब साक्षरता परसेंटेज है वो कम है। कितना है, 61.8%, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। फ्रेंड्स जो है आपका लक्षद्वीप है, 91.8% है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नागर हवेली है, 76.2% है। कितना है, 76.2% क्या, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे
जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। ये वाले फ्रेंड्स जो है संविधान के अंतर्गत मैं क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया हूँ। लगभग इसमें 4-5 क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्व और योगदानिक रहते हैं। ठीक है, अगर पूछता है कि जनगणना का कार्य किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, तो अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया जाता है। वहीं बात करें इस अधिनियम को बनाने हेतु विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, फिर देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है किसका विषय है, संघ का विषय है। ये बात भी आपको याद रखनी है, किसका विषय फ्रेंड्स, संघ का विषय है। अब देखिए यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध भी किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने बात की किसकी, जनगणना 2011 और जो फ्रेंड्स आपकी 2021 में हुई, मतलब 21 की तो कैंसिल हो गई, लेकिन उसमें क्वेश्चन तो बनते हैं ना, तो हमारे लिए तो हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं ये वाली वीडियो आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको इसका जीडीपी, जितना भी जीडीपी है आपका राष्ट्रीय आय है, उससे संबंधित फ्रेंड्स अगला वीडियो आपको ले आऊंगा। अगर आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप जीडीपी को भी अच्छी तरीके से समझ सको। फ्रेंड्स जीडीपी को समझते ही नहीं है बच्चे, उनको मतलब इतना ही जानते हैं कि यार जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, लेकिन ये नहीं पता होता जीडीपी गिर गई तो क्या गिर गई। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।